गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुगम भारती का पार्ट बेस गांव और शहर पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। नारायणपुर गांव की चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। राजधर मुखिया बता रहे थे कि गांव में पक्की सड़क बनने वाली है। इतने में कोट पैंट चश्मा पहने एक शहरी बाबू ने मुखिया जी से अपने मित्र के बारे में पूछा कि विश्वेश्वर दयाल जी कहाँ रहते हैं। मुखिया जी ने पहले तो उनसे नमस्कार किया और बाद में उनकी बात का उत्तर दिया। शहरी बाबू पहली बार गांव आए थे। उन्हें गांव का रहन सहन वातावरण कुछ अजीब सा लगा। गांव के कच्चे पक्के मकान खेत खलियान देखकर बातों ही बातों में अपने शहर की तारीफ करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुखिया जी से रहा न गया और वे भी अपने गांव की बड़ाई करने लगे। एक बार की बात है, नारायणपुर गांव की चौपाल पर बैठे कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और वहाँ के मुखिया थे, वो जो उनका नाम था राजधर। तो वो उन लोगों को बता रहे थे कि अब शहर में भी पक्की पक्की सड़कें बन जाएगी। शहरों की तरह गांव में भी पक्की सड़कें बन जाएगी। इतने में क्या होता है, एक कोट पैंट चश्मा पहने एक शहरी बाबू वहाँ गांव में आते हैं और वो अपने दोस्त विश्वेश्वर दयाल जी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। तो मुखिया जी पहले तो उनसे नमस्कार करते हैं और फिर उनकी बात का उत्तर देते हैं। उसके बाद में गाँव जो शहरी बाबू आते हैं उनको गाँव का वातावरण और रहन सहन बहुत अजीब सा लगता है और ये कच्चे पक्के मकान खेत खलियान देखकर वो बातों बातों में अपने शहर की तारीफ करने लगते हैं। तो उनकी तारीफ सुनकर मुखिया जी को भी रहा नहीं जाता है और वो भी अपने गांव की बड़ाई करने लगते हैं। देखिए यह गांव का दृश्य दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद है आगे, शहरी बाबू पसीना पोंछते हुए बोले, गांव में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। मैं अंधेरे में कितना परेशान होकर पैदल यहाँ आया। हमारा शहर तो बिजली के प्रकाश से जगमगाता रहता है और यहाँ देखिए कि गांव में कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई देती है। ऐसे में लोग रास्ता ही भटक जाते हैं। मेरा तो गर्मी के मारे बुरा हाल है। इसके बाद शहरी बाबू बोलते हैं कि यहाँ गांव में बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। शहर में देखो कितनी ज़्यादा बिजली है और कितना वहाँ प्रकाश है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सी टिमटिमाती रोशनी दिखती है। इसमें तो लोग बाग रास्ता ही भटक जाए और मेरा तो यहाँ गर्मी के मारे भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। मुखिया जी, बाबूजी, लगता है आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आए। अब तो हर गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन बिजली उत्पादन में कमी एवं हमारे आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण यह समय हमारे गांव की बिजली कटौती का है। इसलिए आपको यह परेशानी हो रही है। गांव के लोग खेत के काम में बिजली का उपयोग करके भरपूर फसल उगाते हैं। मुखिया जी बताते हैं, तो हमारे गांव में बिजली आ गई है, पर इस समय में यह टाइम जो चल रहा है ये बिजली कटौती का चल रहा है, क्योंकि हम आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण यह बिजली की कटौती की जा रही है और इसलिए यह थोड़ी सी परेशानी आ रही है। पर कई लोग तो खेती में भी बिजली का भरपूर उपयोग करते हैं अपनी फसल उगाने के लिए। शहरी बाबू बोलते फिर, यह तो ठीक है मुखिया जी, पर आवागमन के साधन भी तो हमारे शहर जैसे नहीं है। मुझे ही देखिए, बस ने गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा है। वहां से पैदल आ रहा हूँ। वहां से आने के लिए कोई भी व्यवस्था आपके गांव में नहीं है। इसके बाद शहरी बाबू बोलते हैं कि ये तो ठीक है, पर आवागमन का भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। मुझे बस ने गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। मैं वहाँ से पैदल चल के आ रहा हूँ, तो यह भी आपके गांव में सुविधा नहीं है। मुझे बड़ी परेशानी हुई है। मुखिया जी कहते हैं, हाँ बाबूजी, आपकी बात मैं मानता हूँ, पर अब प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नालियाँ बनाई जा रही है। फिर मुखिया जी बोलते हैं कि हाँ, अब हमारे गांव में भी पक्की सड़क बनने जा रही है
और पानी की टंकियाँ भी यहाँ बनेगी और नालियाँ भी बनेगी, जिससे कि गाँव स्वच्छ रहेगा। शहरी बाबू बोलते हैं तो क्या हमारे शहर की तरह ही गाँव में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यालय और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। फिर वो इसके बाद में शहरी बाबू मुखिया जी से बोलते हैं कि आपके गांव में स्वास्थ्य और विद्यालय के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। उसके बाद में मुखिया जी बोलते हैं हाँ शहरी बाबू, गांव में कुछ वर्षों पूर्व यह सुविधा नहीं थी। अब तो प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और कुछ गांव में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है। हमारे गांव के लड़के लड़कियां अब केवल उच्च शिक्षा के लिए ही शहर जाते हैं। इसके अलावा गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में अच्छे चिकित्सक और दवाइयों की भी सुविधा है। सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ भी ग्रामवासी को मिल रहा है। इसके बाद मुखिया समझाते कि हाँ हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य की और विद्यालय की सुविधा है। केवल उच्च शिक्षा के लिए ही बच्चे बाहर शहर पढ़ने जाते हैं, बाकी सब शिक्षा उनको यहीं मिलती है और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामवासी उठा रहे हैं। शहरी बाबू लेकिन मुखिया जी, जिस प्रकार हमारे शहर में दूरसंचार के नए नए साधन उपलब्ध है, जिससे तुरंत ही सैकड़ों मील बैठे व्यक्ति से बात हो जाती है, वैसे क्या आपके यहाँ? मुखिया जी हाँ हाँ बाबूजी, हमारे गांव में भी यह सुविधा है। लीजिए, क्या आपको कहीं बात करनी है? शहरी बाबू नहीं नहीं। इसके बाद में शहरी बाबू पूछते हैं कि हमारे यहाँ शहर में तो दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध है, तो जिससे कि दूर बैठे इंसान में से भी हमारी बात हो जाती, तो आपके उधर भी ये सुविधा उपलब्ध है? तो मुखिया जी बोलते हैं कि हाँ हमारे उधर भी ये सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद में ये बोलते हैं कहीं आपको बात करनी है क्या? तो शहरी बाबू बोलते हैं नहीं नहीं। उसके बाद में आगे देखिए, मुखिया जी बाबू, अब तो हमारी शालाओं में हैंड स्टार्ट नाम से योजना संचालित है, जिसके माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। फिर वो बता रहे हैं कि हमारे गांव में कंप्यूटर शिक्षा भी आ गई है। शहरी बाबू, हमारे शहर में बहुमंजिला मकान से सड़कों पर चमचमाती गाड़ियाँ, बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें, कारखाने और मनोरंजन के नए नए साधन उपलब्ध है। यह सब गाँव में कहाँ देखने को मिलता है? फिर शहरी बाबू अपने शहर की तारीफ करते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी मंजिला इमारतें हैं और बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चमचमाती गाड़ियाँ लोगों के पास है और कारखाने हैं, मनोरंजन के कई साधन हैं, पर ये सब तो गाँव में नहीं है। फिर मुखिया जी बोलते, शहरी बाबू, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। आपके शहर में बहुमंजिला इमारतें रहने वाले लोगों को कई दिन तक सूरज देखने को नहीं मिलता है। यदि वे बाहर न निकले तो वे लोग पर और स्वच्छ हवा के लिए तरसते हैं और इसके लिए शहर से दूर किसी ऐसी जगह को तलाश की जाती है जहाँ से यह सब मिल सके। आपकी चमचमाती गाड़ियों और कारखाने से फैलता प्रदूषण शहर के लोगों में कई तरह की बीमारियां फैलाता है। हमारे गांव में स्वच्छ हवा है, पर्याप्त प्रकाश है, ताज़ी साग सब्जियाँ है, हरे भरे मैदान हैं। भला यह सुख और आनंद आप शहर वासियों को कहाँ? फिर मुखिया जी बताते हैं कि हमारे जो गांव में है, स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और यहाँ पर पौष्टिक खाद्य वस्तुएं मिलती है। आपके शहर में तो बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को सूरज तक देखने को नसीब नहीं होता। वहाँ पर स्वच्छ हवा नहीं मिलती है, कारखानों से निकलते धुएं से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हमारे यहाँ पर शुद्ध हवा और ताज़ी सब्जियाँ, हरे भरे मैदान और पर्याप्त प्रकाश, सब चीज़ें गाँव वासियों को मिलते हैं, जो कि आपके शहर वासियों को कहाँ मिलते हैं। शहरी बाबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी, मुझे भी गाँव का महत्व अब समझ में आया है, लेकिन गाँव के निवासियों
की तुलना में शहर में आबादी अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ही आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। वह शहरी बाबू बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, अब मुझे भी गाँव का महत्व समझ में आ गया है। अब शहर में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण वहाँ पर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होने लगी है। उसके बाद में आगे देखिए, मुखिया जी बिल्कुल बाबूजी, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी गांव के लोग रात दिन खेती बाड़ी करके शहरवासियों को अनाज, सब्जी, दूध, घी आदि चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराते हैं। शहरी बाबू के बाद मुखिया जी बोलते हैं कि हाँ, ये सब समस्या तो आती ही है। इसके बाद देखिए गांव के लोग कितने मेहनत करके शहरवासियों को अनाज, सब्जी, दूध, घी सब चीज़ें प्रदान करते हैं। शहरी बाबू मुखिया जी, गांव से शहर का और शहर से गांव का विकास होता है। यदि शहर के लोगों को गांव से भोजन सामग्री प्राप्त होती है तो यह भी सही है कि गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि सामान शहर से ही प्राप्त होता है। अब गांव और शहर दोनों में जीवन की आवश्यक सुविधाएं बढ़ती जा रही है। गांव और शहर के निवासी एक दूसरे पर निर्भर है। गांव और शहर के खुशहाल होने से ही हमारा देश प्रगति करता है। चलिए हम सब मिलकर देश को समृद्ध बनाएं। आप सब मिलकर और चर्चा करके मुझे आप सब लोगों से मिलकर और चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद में मुखिया जी, शहरी बाबू बोलते हैं मुखिया जी से कि हाँ, ये तो सही है कि गाँव और शहर एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं। अगर शहर से लोगों को अगर दवाइयाँ, भोजन और सामग्री सब चीज़ें कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, उर्वरक, मसाले अगर मिलते हैं तो गांव से भी बहुत सारी सुविधाएं शहर के लिए जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। उसके बाद में बोलता है बहुत देर हो गई और मुझे चलना चाहिए। उसके बाद में बोलते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुखिया जी, हाँ भाई, राम दयाल इनको विश्वेश्वर जी के यहाँ भेज दो। अच्छा भाई, नमस्कार। फिर वो मुखिया जी राम दयाल से बोलते हैं कि इन्हें विश्वेश्वर जी के पास भेज दो। अच्छा भाई, नमस्कार। और अभिवादन स्वीकार करते हुए शहरी बाबू अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। उसके बाद में वो एक एक्सरसाइज देखिए, नए शब्द में चौपाल, चारों ओर से खुली हुई बैठक, दालान, चिकित्सक, डॉक्टर, पौष्टिक आहार, पुष्ट करने वाला भोजन, दुर्लभ जिसे पाना सहज न हो, जो आसानी से न मिले, आवास, रहने की जगह, मकान, उर्वरक, रासायनिक खाद, कृषि उपकरण, कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले औजार या सामग्री। इसके बाद में अभिवादन, प्रणाम या फिर नमस्कार। इसके बाद में सही जोड़ी को स्वच्छ को मिलाएंगे हवा से, हरे भरे को मिलाएंगे मैदान से, और सूरज को मिलाएंगे प्रकाश से, और टिमटिमाती को मिलाएंगे रोशनी से। उसके बाद में खाली स्थान देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति भरिए। एक, शहरी बाबू अपने मित्र से मिलने गांव आए थे। दूसरा, हमारे आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण ही परेशानी हो रही है। तीसरा, कारखानों से निकलने वाले धुएं से शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बाद में प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर आगे लिखे हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। भाषा की बात में देखिए, यहाँ पर एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे नाली का नालियाँ, बीमारी का बीमारियाँ, दवाई का दवाइयाँ, लकड़ी का लड़की का लड़कियाँ। इसके बाद में आगे देखिए, जैसे चरखा का चरखे, घंटा का घंटे, और टोपी का टोपियाँ, धोती का धोतियाँ, और दुकान का दुकानें, मशीन का मशीनें। अब यहाँ नीचे लिखे वाक्य पर जो रेखांकित शब्द हैं उनके वचन को कोष्टक में लिखिए। जैसे तोते फल उतर रहे हैं, तो यह है बहुवचन। तोते की बोली मीठी है, तो ये एक वचन है। और मेरी पुस्तक कहाँ है, यह एक वचन है। नीचे निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो।
जैसे यहाँ पर ऋतु का ऋतुए होगा, बालक का बालक को होगा, संतरा का संतरे और लड़की का लड़किया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसके बाद में कॉपी वर्क है। कॉपी वर्क आपको ऐसे करना है जैसे इसमें किया गया है। पहले शब्दार्थ लिखने हैं, जैसे ये लिखे गए मैंने आपको ये भी बुक में पढ़ा है। इसके बाद में प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर हम पढ़ते हैं और समझते हैं। गांव के लोग कहाँ बैठकर बातचीत कर रहे थे? उत्तर है, गांव के लोग चौपाल पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। प्रश्न 2, शहरी बाबू किसकी तारीफ करने लगे? तो उत्तर है, शहरी बाबू अपने शहर की तारीफ करने लगे। प्रश्न 3 है, गांव की बड़ाई कौन करने लगा? तो उत्तर है, गांव की बड़ाई मुखिया जी करने लगे। प्रश्न 4, शहरी बाबू कितने किलोमीटर पैदल चल के गाँव आए? उत्तर है, शहरी बाबू 5 किलोमीटर पैदल चलकर गाँव आए। प्रश्न 5, गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य की कौन कौन सी सुविधाएं हैं? उत्तर है, गाँव में शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। गाँव में स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में अच्छे चिकित्सक और दवाइयाँ भी सुविधाएं हैं। इसके बाद में प्रश्न 6 है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, सूर्य का प्रकाश और ताज़ा पौष्टिक आहार आवश्यक है। प्रश्न 7, गांव के लोगों को कौन सा सामान शहर से प्राप्त होता है? उत्तर है, गाँव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि सामान शहर से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। श्रुति लेख देखिए। 1 नारायणपुर, 2 मुखिया जी, 3 व्यवस्था, 4 चिकित्सक, 5 दूरसंचार, 6 उपलब्ध, 7 पौष्टिक, 8 स्वच्छ, 9 उर्वरक और 10 समृद्ध। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।